हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूं आपके लिए एलटी ग्रेड का ये सिलेबस में लिखा हुआ एक एसे जिसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब, जो रिचर्ड स्टील महोदय ने लिखा हुआ है। याद रखिएगा, स्पेक्टेटर क्लब जो है एक नंबर है, एक पेपर है, एक इश्यू है, एक एसे है, यानी कई नामों से इसे जाना जाता है। और ये द स्पेक्टेटर का एक पार्ट है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि द स्पेक्टेटर में टोटल 635 नंबर्स हैं या एसेज हैं या इश्यूज पब्लिश हुए 635 नंबर्स के। उसमें से ये सेकेंड नंबर का है, यानी 635 में से दूसरे नंबर का ये पेपर है या एसे है, जो 2 मार्च 1711 में पब्लिश हुआ था। हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या ऐसे पॉइंट जो किसी एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड, वो आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद हम चलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर हम कंफर्म करेंगे पूरे के पूरे एसे को इमेज वाइज, ताकि आपको ये कहानी, ये एसे आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि आपको बताया कि ये रिचर्ड स्टील महोदय ने लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, क्योंकि स्पेक्टेटर जो पीरियोडिकल एसे है उसमें एडिसन महोदय का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पर उसको स्टील महोदय ने फाउंड किया था, और इस एसे को भी, इस पेपर को रिचर्ड स्टील महोदय ने लिखा हुआ है। This essay focused on political, philosophical, religious, and literary issues for the Whigs as opposed to the more conservative political party Tories. इंग्लैंड में, लंदन में उसमें दो पार्टीज हुआ करती थी, विग्स और टॉरीज, और ये दोनों एक दूसरे के दो विरोधी थे। विग्स और टॉरीज में क्या डिफरेंस है वो आपको अभी डिटेल देने वाला हूं मैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्टील और एडिसन, ये दोनों के दोनों विग्स थे, यानी ये विग्स पार्टी से रिलेट करते थे, लेकिन इन्होंने टोरी कैरेक्टर्स को भी मेंशन किया हुआ है, जैसे सर रोजर डी कवर्ली, जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं आपके द स्पेक्टेटर से, और स्पेक्टेटर क्लब में भी इनका अहम रोल है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये। क्यों लिखा करते थे? लिखा हुआ है टू बैलेंस सोसाइटीज पोर्ट्रेट शोइंग टॉलरेंस, हार्मनी एंड मोरल डाइवर्सिटी रादर देन पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। यानी ये लोग थे राइटर, और ये नहीं चाहते थे कि हम जिस पार्टी से हैं हम उसी पार्टी के बारे में लिखें, उसको अच्छा बताएं, और जो अपोजिट पार्टी है उसको बुरा बताएं, क्योंकि अगर बुरा बताएंगे तो ये हो जाएगा न्यूज चैनल कि हम जिसकी पार्टी है उसी का गुणगान कर रहे हैं, जिसकी पार्टी इस समय सत्ता में नहीं है उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ऐसे लगेगा कि मानो हम एक पक्ष काम कर रहे हों, और सामने वाला सिर्फ वही श्रोता है, वही ऑडियंस है, वही व्यूअर्स है जो उस पार्टी से रिलेट करता है। तो अगर ये केवल विक्स पार्टी के बारे में लिखते अच्छा, तो केवल विक्स पार्टी वाले ही पढ़ते, टोरी वाले बिल्कुल नहीं पढ़ते। इसलिए इन्होंने दोनों को एक बैलेंस करने के लिए, सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने विक्स और टोरी के कैरेक्टर्स को शामिल किया है अपने इस पीरियोडिकल में। नेक्स्ट है द साइलेंट नैरेटर इज मिस्टर स्पेक्टेटर। ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्पेक्टेटर कौन है इसमें, क्योंकि नाम ही है स्पेक्टेटर क्लब। तो स्पेक्टेटर है कौन? ये दर्शक है कौन, देखता कौन है? जो देखेगा वही सबके बारे में बताएगा कि ये घटना हुई। तो ये जो स्पेक्टेटर है वो साइलेंट है, यानी वो बोलेगा नहीं, वो किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन पूरा का पूरा पीरियोडिकल, ये एसे, ये पेपर वही लिखेगा, वही बताएगा सबके बारे में, सारे कैरेक्टर्स के बारे में। ये फिक्शनल पर्सोना है, और इसे जोसेफ एडिसन ने क्रिएट किया है। पर ये याद रखिएगा कि अगर एडिसन ने उस एसे को लिखा है तो उसके स्पेक्टेटर या उसके स्पीकर या उसके नरेटर एडिसन होंगे, लेकिन अगर उस पीरियोडिकल को, उस एसे, उस पेपर को स्टील महोदय ने लिखा है तो मिस्टर स्पेक्टेटर स्टील होंगे। तो चूंकि क्रिएट तो किया है एडिसन ने, लेकिन ये लिखा गया है स्टील महोदय के द्वारा, तो इसमें जो स्पेक्टेटर है या जो स्पीकर है, जो नरेटर है इस पीरियोडिकल का, वो स्टील महोदय हैं। इस पीरियोडिकल्स में, इस एसे में, इस पेपर में 6 मेंबर्स टोटल हैं, स्पेक्टेटर को एक्सक्लूड करके। तो स्पेक्टेटर जो है इंट्रोड्यूस करेगा इन 6 मेंबर्स को हमसे। ये स्पेक्टेटर क्लब का मतलब आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि कॉफी हाउस, टी पार्टी, असेंबलीज, ये सब फेमस हुए 18th सेंचुरी में, और इसके बारे में कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया था। तो कॉफी हाउस एक ऐसा अड्डा, एक ऐसा जगह, एक ऐसी क्लब बन चुकी थी जहां पर बुद्धिजीवी आते थे और अपनी फिलॉसफी, अपनी राइटिंग्स या पेंटिंग्स या जो भी उनका एक आर्ट होता था उसके बारे में बात करते। तो ये कॉमन लोगों तक पहुंचाया गया। पहले ये चीजें केवल लाइब्रेरीज में हुआ करती थी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ही हुआ करते थे, लेकिन अब हर नुक्कड़, हर चौराहे जहां कॉफी हाउस बनाया गया लंदन में, वहां पर ये फेमस होता गया। कौन कौन से 6 मेंबर्स हैं उनके नाम ध्यान से देखिएगा। सर रोजर डी कवर्ली पहले मेंबर हैं, ये प्रोमिनेंट मेंबर हैं। ये विल हनीकॉम है, विल हनीकॉम के बारे में अलग एसे भी लिखा हुआ है।
कैप्टन सेंट्री हैं, सर एंड्रू फ्रीपॉट हैं, द टेम्पलर हैं और द क्लर्जीमैन हैं। यानी ये 6 मेन कैरेक्टर्स हैं आपके इस एसे में, आपके इस पेपर में। द स्पेक्टेटर क्लब इज ए माइक्रोकॉस्म। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि स्पेक्टेटर क्लब जो है एक माइक्रोकॉस्म है, यानी कि एक मिनिएचर पिक्चर है 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी का। उस क्लब में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लंदन की सोसाइटी ऐसी ही थी। लेकिन कुछ बातों पर आपको और ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ लिखा है कि देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोअर क्लासेस। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्लब में कौन से व्यक्ति जाया करते थे, किस क्लास के लोग जाया करते थे या किस क्लास के लोग हुआ करते थे। तो लोअर क्लास नहीं हुआ करती थी, मेजरली इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे और कुछ मिडिल क्लास हुआ करते थे। लोअर क्लास का जिक्र बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द क्लब वाज मीन टू बी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। वो इंटेलेक्चुअल्स से ही रिलेट करता था, जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे वही क्लब में जाते थे, क्योंकि फिलोसफी एक इंटेलेक्चुअल्स को आती है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना ये बुद्धिजीवियों का ही काम है, तो ये बुद्धिजीवी का ही क्लब था। लिखा है जैसे पर्पज। पर्पज क्या था आखिर पब्लिश करने का इस एसे को या इस पेपर को? टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। कोई मर्चेंट है, कोई विद्वान है, कोई फिलोसफर है, कोई लॉयर है, मतलब अलग अलग वर्ग के लोगों के बारे में बात की जा रही है वहां। थीम अगर बात की जाए कि थीम क्या है, तो थीम है सोशल ऑब्जर्वेशन, मैनर्स एंड ह्यूमन कैरेक्टर। थीम जरूर याद रखिएगा, ये मैनर्स प्रोमिनेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। अब हम बात करते हैं विक्स और टोरीज के बारे में कि विक्स और टोरीज में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटे बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। जैसे लिखा है फीचर, सपोर्ट किसको करते थे विक्स वाले? ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, और जो टोरीज पार्टी के लोग थे वो किंग को सपोर्ट करते थे। चूंकि ये बात 17th 18th सेंचुरी की है और राजाओं का शासन था लंदन में, हालांकि अभी भी है, पर प्रोमिनेंसी थी उनकी। टाइप ऑफ पीपल की अगर बात की जाए तो ये मर्चेंट हुआ करते थे, ये मिडिल क्लास के लोग होते थे विक्स के लोग। जबकि टोरीज जो होते थे ये लैंड ओनर्स थे, ये नोबल्स लोग थे, ये नाइट्स थे, ये राजाओं के जो चुनिंदा लोग होते हैं उनमें शामिल थे। और जाहिर सी बात है तब ये राजा का ही सपोर्ट करेंगे। रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजियस टॉलरेंस था इनमें, यानी कि ये किसी भी एक धर्म को पकड़ करके नहीं रखते थे, कट्टर नहीं थे। और जबकि टोरीज पार्टी जो थी वो स्ट्रिक्ट थी चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए। बिलीव्स की बात की जाए तो ये चेंज चाहते थे, प्रोग्रेस चाहते थे, ये चाहते थे बदलाव हो समाज में। जबकि टोरी जो है वो परंपराओं को लेकर के चलते थे, अपने रीति रिवाज को लेकर चलते थे, और ये चाहते थे स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर मॉडर्न व्यू की बात की जाए तो विक्स लिबरल्स थे, जबकि टोरीज जो थे वो कंजर्वेटिव थे। तो ये चाहते थे कि परिवर्तन हो और ये चाहते थे कि जो परंपराएं हमारी हैं वो परंपराएं बनी रहें। हम चलते हैं कहानी को कंफर्म करते हैं, स्टोरी को कंफर्म करते हैं कि सारे कैरेक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया है इस पेपर में। इस पेपर की कहानी शुरू करते हैं। यह है द स्पेक्टेटर क्लब का स्पेक्टेटर, यानी ये है रिचर्ड स्टील महोदय। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस क्लब में कौन कौन आ रहा है और वो किस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये डिस्क्राइब करते हैं सर रोजर डी कवर्ली महोदय को। ये वॉरेस्ट सायर नामक एक लंदन में जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। पुराने वंश के ये बैरोनेट हैं। बैरोनेट का मतलब होता है जिसे नाइटहुड या सर की उपाधि मिली हुई है। इनके परदादा ने कॉवरली नामक मशहूर इंग्लिश नृत्य का यानी डांस का आविष्कार किया था। लोग इनके गुण और भलमन साहस से परिचित हैं। उनके व्यवहार में कुछ अनोखापन यानी सिंगुलरिटीज हैं, लेकिन यह उनके अच्छे विवेक से उपजा है, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया गलत है। वे किसी से कटुता नहीं रखते, किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, हंसमुख, विनम्र और सबके प्रिय हैं। जब ये लंदन में रहते हैं तो ये सोहो स्क्वायर में निवास करते हैं, जो कि लंदन में एक बगीचा या छोटा सा पार्क है। ये जीवन भर अनमैरिड रहे, क्योंकि एक सुंदर लेकिन जिद्दी विधवा ने उनका प्रेम अस्वीकार कर दिया, और इस रिजेक्शन के कारण ये हमेशा अनमैरिड रहे, किसी से भी शादी नहीं की। हालांकि बहुत प्रपोजल इनको मिले, बावजूद ये उस विडो से ही प्यार करते थे। प्रेम में असफल होने से पहले वे एक अट्रैक्टिव और फैशनेबल व्यक्ति थे। लॉर्ड रॉचेस्टर और सर जॉर्ज इथर्जी के ये मित्र थे। यानी कि ये जो दो लोगों के बारे में बताया गया, ये फैशनेबल कवि और लेखक थे उस समाज के, उस हाई क्लास सोसाइटी के। और एक बार बुली डॉशन नामक व्यक्ति को कॉफी हाउस में इन्होंने लात मारा था, क्योंकि उसने सर रॉजर डी कवर्ली महोदय को यंगस्टर कहा था। बुली डॉसन एक झगड़ालू दादागिरी करने वाला व्यक्ति था, यानी कि वो प्रतीक था
बुरे और अहंकारी स्वभाव का, जिसको इन्होंने लात मारकर भगाया था उस क्लब से। डॉसन का कैरेक्टर जो है वो चार्ल्स लैम्ब ने भी एक बार मेंशन किया था, और चार्ल्स लैम्ब ने डॉसन के कैरेक्टर्स के बारे में बोला था, बुली डॉसन किक्ड बाय हाफ द टाउन एंड हाफ द टाउन वाज किक्ड बाय बुली डॉसन। उस निराशा के बाद, अपने उस प्रेम में रिजेक्शन के बाद, ये बंदा साल भर उदास रहा। फिर भी स्वभाव से हंसमुख होने के कारण ये उस गम से उबर गए, लेकिन कपड़ों की परवाह छोड़ दी। यानी कि जो फैशनेबल कपड़े ये पहना करते थे, अब ये फैशनेबल कपड़े नहीं पहनते। आज भी वही पुराना कोट और डबलेट, डबलेट यानी कि 17th और 18th सेंचुरी में पहना जाने वाला वो क्लोज फिटिंग जैकेट, ये अभी भी पहनते हैं, जो उस समय के फैशन में था। वे मजाक में कहते हैं कि वह 12 बार फैशन में आया और 12 बार गया, यानी कि ये फैशन से आउट ऑफ फैशन भी हो चुका है, बावजूद ये इस डबलेट को पहनते आ रहे हैं, इस कोट को पहनते आ रहे हैं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि वे जिप्सीज और भिखारियों से भी फ्लर्ट करते हैं, पर यह सिर्फ मजाक माना जाता है। ये 56 साल के हैं, प्रसन्नचित हैं, दयालु हैं और सबके प्रिय हैं। उनके किराएदार जो हैं वो भी संपन्न हैं, इनके नौकर इनसे संतुष्ट रहते हैं और युवा लोग उनके संग आनंदित महसूस करते हैं। अब अगर इनके पद की बात की जाए तो ये जस्टिस ऑफ द कोरम हैं, यानी लोकल मजिस्ट्रेट या लोकल जज हैं ये, और गेम एक्ट के एक भाग की व्याख्या करने पर इनको बहुत प्रशंसा मिली थी। गेम एक्ट क्या है? गेम एक्ट शिकार से संबंधित एक कानून है। उस समय यह तय करता था कि कौन कब और कैसे शिकार करेगा। वे इंग्लैंड के ग्रामीण सज्जन यानी कंट्री जेंटलमैन के आदर्श प्रतीक हैं। अब आता है सेकेंड कैरेक्टर। ये हैं द लॉयर, और ये इनर टेम्पल के मेंबर हैं। इनर टेम्पल क्या है? लंदन की 4 जो कानूनी संस्थाएं हैं, जिसे इंसाफ कोर्ट कहा जाता है, उनमें से एक है इनर टेम्पल, जहां वकील प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेते हैं। ये अविवाहित हैं, गंभीर रहते हैं, बुद्धिमान हैं, और ये विनोदी व्यक्ति हैं, यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं। पिता के आदेश पर कानून की पढ़ाई करने के लिए ये इनर टेम्पल में रहते हैं, पर कानून से ज्यादा इन्हें लिटरेचर और फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। अरिस्टोटल, लॉन्गजाइनस को ये लिटलटन और कोक से बेहतर जानते हैं। लिटलटन और कोक उस समय के प्रसिद्ध कानूनी विद्वान, कानून के क्लासिकल लेखक थे। पिता के कानूनी सवालों के जवाब एक वकील से दिलवा देते थे ये। इन्होंने डेमोस्थनीज और सिसरो, 2 महान लीगल न्याय से रिलेटेड व्यक्तियों और बहुत ही बड़े ओरेटर्स, दोनों को अध्ययन किया। लेकिन ये लीगल केसेस के लिए इन दोनों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनके ओरेटरी यानी कि वक्ता के गुणों के कारण उनका अध्ययन करते हैं। अगर डेमोस्थनीज की बात की जाए तो ये यूनान के सबसे महान वक्ता और पॉलिटिशियन माने जाते हैं। इनकी पॉलिटिकल स्पीचेस जो हैं वो एथेंस के नागरिकों को वहां के राजा फिलिप ऑफ मैकडॉन और बाद में एलेक्जेंडर द ग्रेट के खिलाफ एकजुट करने के लिए दिया था इन्होंने वो स्पीच। इनकी जो फिलिपिस नामक स्पीच है वो आज भी बहुत ही प्रभावी और बहुत ही आदर्श सूचक एग्जाम्पल मानी जाती है। सिसरो की बात की जाए तो ये रोम का निवासी था, एक बहुत बड़ा लॉयर, बहुत बड़ा ओरेटर और बहुत बड़ा फिलोसफर था ये। इसके कई फेमस जो स्पीच हैं, जो लेटर हैं, जो ग्रंथ हैं, फिलोसफिकल ग्रंथ, वो आज भी बहुत फेमस हैं। केटलाइन के खिलाफ उसने जो भाषण दिया था वो रेटोरिकल दुनिया का सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है, सबसे शानदार एग्जाम्पल है। तो इन दोनों का अध्ययन तो करते हैं ये, लेकिन वक्ता के रूप में उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनको भाषण कला में और लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बजाय कानून के केसेस के बारे में जानने के। नाजुक स्वाद और गहरी समझ वाले ये क्रिटिक हैं। इनको बहुत गहरी समझ है चीजों की। रोज शाम ये विल्स के कॉफी हाउस में जाया करते थे। विल्स की कॉफी हाउस का मतलब लंदन का एक प्रसिद्ध लिटरेचर का स्थान था, जहां लेखक, कवि और इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो डिस्कस करने के लिए आते थे। और ये रोज थिएटर भी जाते थे, जहां अभिनेता इन्हें देख करके बेहतर अभिनय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे काफी इंस्पायर है वहां के अभिनेता, वहां के एक्टर्स। ये विद्वता और साहित्यिक आलोचना के प्रतीक हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट।
ये लंदन के प्रतिष्ठित व्यापारी जो मेहनत, बुद्धि और अनुभव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। व्यापार के बारे में इनके विचार उदार और व्यवहारिक हैं। ये कहते हैं कि सच्ची शक्ति युद्ध से नहीं, उद्योग और कला से आती है। ये महोदय कुछ कहावतों के लिए बहुत फेमस हैं। जैसे एक कहावत है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट, यानी एक पैसा बचाना एक पैसे पाने के या कमाने के बराबर है। और जो दूसरा कहावत थी वो है, स्लॉथ इज अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर देन द स्वॉर्ड, यानी आलस्य तलवार से भी बड़ा विध्वंसक है। इन्होंने अपना भाग्य स्वयं बनाया और ये मानते हैं कि इंग्लैंड भी मेहनत और ईमानदारी से समृद्ध हो सकता है, संपन्न हो सकता है। मजाक में ये कहते हैं कि सी इज द ब्रिटिश कॉमन, यानी कि समुद्र सब ब्रिटिश वालों की एक साझा संपत्ति है, सबका अधिकार है उस समुद्र पर। और हर दिशा में इनकी कोई न कोई जहाज चलती रहती है। ये व्यापारी वर्ग और इंडस्ट्रियल इंग्लैंड का प्रतिनिधि करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं कैप्टन सेंट्री। साहसी हैं, समझदार हैं और अत्यंत विनम्र सैनिक हैं ये। कई युद्धों और घेराबंदियों में बहादुरी से लड़े, पर नम्रता और ईमानदारी के कारण ये ऊंचा पद न पा सके, यानी कि चापलूसी नहीं करते थे और इसलिए ये ऊंचा पद नहीं पाए। सर रोजर के ये भतीजे हैं और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर रोजर के उत्तराधिकारी भी हैं। ये कहते हैं, जो व्यक्ति अपने योग्य अधिकार की मांग नहीं करता वह शिष्ट कायर है। शिष्ट कायर को यहाँ सिविल कॉवर्ड के रूप में जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो मेंटली कॉवर्ड हो, फिजिकली नहीं। ये अत्यंत ईमानदार हैं, सादे व्यवहार वाले यानी सिंपल व्यक्तित्व वाले हैं ये, और बातचीत में सच्चे लेकिन विनम्र व्यक्ति हैं ये सच्चे सैनिक और नैतिक चरित्र के प्रतीक हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं विल हनीकॉम। फैशन और शिष्टाचार का प्रतीक है ये व्यक्ति। उम्र दराज है पर सूरत और व्यवहार में युवा दिखता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमेशा स्वास्थ्य और पोशाक यानी पहनावे पर विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं से बातचीत में ये बहुत निपुण है। ये हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, उनके साथ डांस करते हैं। उन्हें हर फैशन, हेयर स्टाइल और परिधान का यानी कपड़ों के पहनाव के इतिहास का पता है। कौन सी फ्रेंच स्त्री से कौन सा फैशन आया हुआ है ये इन्हें पता है। इन्हें पता है कि फ्रेंच से ही फैशन लंदन में आया है। अदालत और समाज की प्रेम कहानियों और गपशप का ये जीवंत इतिहास है। जब बात महिलाओं की नहीं होती है तब ये दुनिया के सबसे ईमानदार और सज्जन व्यक्ति होते हैं। ये सभ्य समाज के आदर्श यानी वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन का रिप्रेजेंटेटिव हैं। नेक्स्ट है द क्लर्जीमैन यानी पादरी। क्लब के ये छठे मेंबर हैं। क्लब के कभी कभी आने वाले सदस्य हैं ये फिलोसोफर है, इंटेलेक्चुअल है, ये पवित्र हैं और विनम्र व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण इन्होंने कोई बड़ी चर्च जिम्मेदारी नहीं ली। ये चेंबर काउंसलर एमंग डिवाइन्स कहलाते हैं, यानी ये सलाह तो देते हैं पर ये प्रचार नहीं करते। ईमानदारी और चरित्र की पवित्रता के ये सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, यानी सबसे ईमानदार और सबसे कैरेक्टरिस्टिक व्यक्ति है ये, सबसे पायस नेचर का व्यक्ति है ये। जब ये बोलते हैं तब सब ध्यान से सुनते हैं। उनके शब्दों में आध्यात्मिक शांति और गंभीरता होती है। ये क्लब के नैतिक और धार्मिक संतुलन के प्रतीक हैं। अब समराइज करता हूं मैं इस क्लब के उद्देश्य के बारे में बता करके। स्पेक्टेटर क्लब जो है ये इंग्लैंड के समाज का एक लघु रूप यानी माइक्रोकॉस्म है। जैसे सर रोजर जो है ये ग्रामीण सज्जन वर्ग के प्रतिनिधि करते हैं। लॉयर जो है ये विद्वान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो है ये व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। कैप्टन सेंट्री सैनिक वर्ग को, विल हनीकॉम्ब फैशनेबल शहरी वर्ग को, क्लर्जीमैन जो है वो धार्मिक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी मिल करके द स्पेक्टेटर पत्रिका के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरीके से ये कहानी ये यस से ये पेपर खत्म होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। कोई परेशानी हुई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।